ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस क्या होता है और क्रिस्टल लेटिस के क्या क्या टाइप्स हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और 14 ब्रेविस लेटिस होते हैं। अब ये 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन से होते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। और ये ब्रेविस 14 ब्रेविस लेटिस कैसे होते हैं 7 क्रिस्टल लेटिस में, हर एक क्रिस्टल लेटिस के कितने फर्दर पार्ट्स हैं वो हम लोग आज क्लियरली देखेंगे। लेकिन कल की क्लास में आई गेस कि विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था जब हम लोग बात कर रहे थे कि ये कॉर्नर वाले 1/8 शेयर करते हैं और बाकी जो फेस वाले हैं वो 1/2 करते हैं। तो उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि ऑन पेपर समझाना थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं क्लास में होता तो शायद मैं और अच्छे से समझा पाता, क्योंकि उसको मुझे करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया बट मुझे एक अच्छा खासा एक एनिमेशन मिल गया है जो 3 डायमेंशन में मूव करते हुए तो मैं आराम से दिखा सकता है कि कैसे वो चलेगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्रिस्टल लेटिस हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि इट इज़ द 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। लेटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। तो 3D अरेंजमेंट होती है जब पॉइंट्स पॉइंट्स कौन से होते हैं, लेटिस पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। एटम्स होगा तो कोवलेंट नेटवर्क हो सकता है या मेटालिक हो सकता है। आयन होगा तो आयनिक सॉलिड होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकता है। तो जब ये मॉलिक्यूल्स और आयन एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाते हैं तो पहले बनता है एक यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल को कॉन्टिन्यूसली 3 डायमेंशन में मूव करते करते या उसको अरेंज करते करते वी कम अप विद अ क्रिस्टल लेटिस। तो हमारा एक क्रिस्टल लेटिस आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ब्रेविस वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसने ये बताया था कि देर आर 14 डिफरेंट वेज जिसमें हम लोग एक यूनिट सेल को अरेंज कर सकते हैं। तो 14 टाइप के क्रिस्टल लेटिस बन सकते हैं जिसमें से बेसिकली दे आर 7, और 7 में से कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहीं पे बताया था कि क्रिस्टल लेटिस है वो 7 टाइप का होता है: क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल। ये चीज़ें ना तुम्हें याद करनी है और इनके कितने पार्ट्स हैं वो भी तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आज हम लोग एंड तक क्लियर कर लेंगे ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनको कैसे याद करना है वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जो क्यूबिक होता है वो 3 तरीके का होता है: सिंपल होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है और एक फेस सेंटर्ड होता है। रोम्बोहेड्रल सिंपल होता है, ऑर्थोरोम्बिक 4 तरीके का होता है: सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड को हम लोग बेस सेंटर्ड भी बोलते हैं समटाइम्स। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि यूनिट सेल के 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक तो एजेस होती हैं, एक एजेस बनाता है और कॉर्नर्स बनाता है। कॉर्नर्स पे जिस पॉइंट पे 2 फेसेस एक साथ मिल रहे होते हैं या 2 एजेस एक साथ मिलते हैं, दे फॉर्म एन एंगल। इसको बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। क्या बोलेंगे? इंटरफेशियल एंगल होता है। ठीक है, इंटरफेशियल क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ये तो जो कॉर्नर्स, ये जो साइड्स होती हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं एजेस, और ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये होता है इसका फेस। तो जब 2 फेस, एक ये वाला प्लेन, ये फेस और एक ये वाला फेस जब दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। इसको हम लोग अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी बोल सकते हैं, और ये बेसिकली हमारा क्या है? इंटरफेशियल एंगल है। ठीक है, सो यूनिट सेल को हम लोग करेक्टराइज पहचानेंगे कैसे? हम लोग उसको बहुत तरीके का होता है और उसको पहचाना जाता है उनके एज लेंथ पे। एज को हम लोग ए बी सी बोल सकते हैं, ए बी और सी, और साथ में पहचाना जाता है उसके इंटरफेशियल एंगल से, या वो उसके एंगल से। कौन से एंगल्स होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा किसी के बीच में भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि किसमें। ये याद नहीं करना कि बी और सी के बीच में अल्फा होगा, सी और ए के बीच में बीटा होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इसको तुम कुछ भी रख सकते हो। देयर इज़ नो हार्डकोर रूल्स कि ऐसा ए और बी के बीच में होगा तो वो बीटा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तुम्हें बस ये याद रखना है कि यूनिट सेल के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं 2। पहला करेक्टरिस्टिक होता है उसके एज लेंथ, कितने एजेस हैं, मतलब एजेस तो 12 ही होंगे लेकिन कितने हैं, ए बी सी कैसे कैसे हैं, कौन किसके इक्वल है, ये होता है। और साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या एंगल है। ये एजेस और एंगल के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम, और जब 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम करते हैं तो उनके बीच में वो कैसे अरेंज हुए हैं हमारे मिलते हैं 14 ब्रेविस लेटिस।
मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखाया था कि अगर ये मैंने एक क्रिस्टल बनाया है तो ए बी सी उसकी क्या हो जाएंगी, क्यूब है तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्यूबॉइड है तो ए इज इक्वल टू बी विच इज़ नॉट इक्वल टू सी, या एल इंटू बी एल इक्वल टू बी विच इज़ नॉट इक्वल टू एच, ये होता है। और इनके बीच में जो एंगल है वो अल्फा बीटा गामा होता है। तो 3 एज और 3 एंगल, इन एंगल को मैं फिर से बता रहा हूँ, इनको बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। दो फेसेस के बीच में बनने वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे इंटरफेशियल एंगल। तो ये दो फेसेस में मैंने ये कर लिया, और यहाँ पे जो एंगल बना ये है इंटरफेशियल एंगल। टाइप्स मैंने बताए थे, सिंपल क्यूबिक के 3 टाइप होते हैं, एक सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। यहाँ पे मैंने सिंपल क्यूब दिखाया था, सिंपल। तो क्यूब की बात चल रही थी, मैं पीछे करता हूँ। क्यूब के 3 टाइप होते हैं, एक सिंपल जिसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, एक बॉडी सेंटर्ड, और एक होता है फेस सेंटर्ड। ठीक है, ये याद रखना, सिंपल का नाम मतलब दूसरा मतलब प्रिमिटिव भी होता है, प्रिमिटिव भी बोलते हैं, मतलब सिंपल ही है वो। ठीक है, अब इसको करने के लिए मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो। तो ये वीडियो देखते हैं हम लोग, इससे तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। क्या मैं वीडियो की आवाज़ नहीं चलाऊंगा क्योंकि ये वीडियो मुझे यूट्यूब पे डालनी है, और यूट्यूब पे अगर मैं डालूंगा तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा लेकिन विदाउट वॉइस, और मैं खुद बताऊंगा कि उसमें क्या बताया है। ठीक है, तो मैं वॉइस इसकी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये तुम्हें दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे क्या है, अ क्रिस्टलाइन लेटिस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो हमें पता है कि जो एक क्रिस्टल लेटिस होता है उसके अंदर बहुत सारे यूनिट सेल होता है, और ये तुम्हें दिख रहा होगा, एक यूनिट सेल ये है, किसके पीछे है, किसके पीछे है, ये बहुत सारे यूनिट सेल एक साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़ के क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। तो तुम्हें ये 3 डायमेंशन में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसका जो ये वीडियो रुक क्यों गई, एनीवेज। तो इसमें ये जो होता है कि ये जो पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे होंगे, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इसमें क्या होता है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल होता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का सॉलिड है। अगर आयन्स है तो आयनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, एटम है तो कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड हो सकता है, या मेटल आयन मेटल हो सकता है। ठीक है, तो अब तुम्हें ये दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये एक यूनिट सेल है जिसके अंदर 1 2 3 4 4 ऊपर की यूनिट सेल है और 4 नीचे की यूनिट सेल है। और जो कॉर्नर पे जो एटम है, ये वाला जो एटम है, ये कॉर्नर पे है। ठीक है, एक कॉर्नर में है। ये जो कॉर्नर वाला एटम है वो 8 अलग अलग यूनिट सेल के साथ शेयर्ड होता है, जो मैंने तुम्हें कल भी दिखाने की कोशिश करी थी। अब ये प्रॉपरली घूम रहा है तो शायद तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि 4 ऊपर है, 1 2 3 4, और 4 नीचे है। तो अब इनको जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये 4 नीचे आ गए, ये जो नीचे वाले 4 है, और इनके पास कितना आ रहा है, 1/8, आधा ऊपर चला गया, आधा इनके पास आ गया, और उस आधे को 4 में डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 1/4 1/4। तो एक एटम था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो एक एटम के पास कितना बचा, 1/8। तो ये जो कॉर्नर एटम है, ये कॉर्नर दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाला कॉर्नर, ये जो कॉर्नर एटम है वो कितने से बना होता है, 1/8 एटम होता है एक यूनिट सेल पे। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर
ईच कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट्स ओनली 1/8 एटम ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। तो हमें कितना मिलता है, सिर्फ 1/8 मिलता है एक एटम का, क्योंकि जो कॉर्नर वाला एटम होता है वो 8 यूनिट सेल में डिवाइड होता है, तो एक के पास कितना बचेगा, 1/8। द नेक्स्ट इज फेस सेंटर। तो फेस सेंटर देखो दो यूनिट सेल के बीच में होता है, ये फेस है। फेस कौन सा होता है, ये वाला, ये जो बाहर दिख रहा है, ये तो एजेस हो गए, ये एजेस हैं, ये कॉर्नर्स हो गए, दिख रहा होगा तुम्हें, ये कॉर्नर है, और ये जो बाहर का जो फेस है ना, ये फेस हो गया ये। ठीक है, तो उसका जो बाहर का जो हमें दिखता है वो फेस होता है, साइड्स उसकी एजेस होती हैं, और कॉर्नर्स में पता है क्या होता है। जो फेस सेंटर्ड में जो एटम होता है ना वो फेस पे होता है, और जो फेस होता है वो हमेशा दो यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है। सो दो यूनिट सेल का हमेशा एक फेस होता है सेम। ठीक है, सो अगर एक एटम है तो आधा इसके पास जाता है, आधा इसके पास चला जाता है। ठीक है, तो जब भी फेस सेंटर्ड की बात आती है वो कितने से शेयर होता है, वो 1/2 शेयर होता है। एक यूनिट सेल को कितना मिलता है, आधा शेयर मिलता है, और जब दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तब पूरा एक एटम बनता है। द नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, पूरे बॉडी के अंदर होता है, वो किसी भी एटम के साथ शेयर नहीं होता है। अगर वो किसी भी एटम के साथ शेयर नहीं होगा सो ऑब्वियसली वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1। द नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड, सॉरी एज सेंटर्ड। तो ये वाला क्या है, एज सेंटर्ड है। एज सेंटर्ड क्या है, ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया नहीं था, तो मैं यहाँ पे तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्यूब बना लिया मैंने। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये तो हो गया इसका फेस, इसको मैं बोल सकता हूँ फेस। ये क्या है, एजेस हैं जो उसकी साइड्स हैं। तो हो सकता है एक एटम यहाँ पे हो, ठीक है, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एटम क्या होगा, एच पे भी हो सकता है। तो एच पे होगा तो वो एच सेंटर्ड होगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन फिर भी हो सकता है कि बनाओ। तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये क्या होगा, दूसरे यूनिट सेल से भी शेयर होगा, और फिर इसके ऊपर क्या होंगे, दो और होंगे, तो एक इस साइड पे और एक उस साइड पे। तो ये जो एज सेंटर्ड वाला होगा वो 4 यूनिट सेल से शेयर होगा। ठीक है, देखते हैं फिर कैसे शेयर हो रहा है। मैं इसको फिर से देखता हूँ। तो देखो ये बीच में एज के ऊपर बैठा हुआ है, दिख रहा होगा। तो अब जब मैं इसको तोड़ूंगा तो आधा ऊपर रह गया, आधा नीचे आ गया, और नीचे आके वो 2 में डिवाइड हो गया, तो 1/4 1/4। तो एक एटम 4 में डिवाइड हुआ है, तो एक यूनिट सेल के पास कितना बचेगा, 1/4 एटम बचेगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो मुझे बताओ एक बार। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ, अब बोले सर एफसीसी में फोर आइटम पर यूनिट सेल हो, तो यहाँ पे आप चोरी दिखाए। मुझे तुम्हारी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही है, फिर से बोलो। हेलो। हाँ हाँ, फिर से बोलो, क्लियरली बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो। एक सेकेंड।
बोले सर एफसीसी में 4 यूनिट पर सेल होते, तो यहाँ पे आपके 2 ही सेल 2 ही दिखाए। एफसीसी में 4 एटम होते हैं पर यूनिट सेल। हाँ, तो यहाँ पे आप 2 ही बताए कि 2 एटम होते हैं पर यूनिट सेल में। मैंने कब बोला 2 एटम होते हैं पर यूनिट सेल? मैंने तुम्हें अभी दिखाया अभी तो है यहाँ कि फेस पे जो फेस वाला होता है ना, वो एटम 2 में शेयर होता है, तो एक एटम 2 यूनिट सेल में शेयर होगा। ठीक। ठीक है, अभी वो वाला पार्ट अभी आया नहीं है, वो अभी हम लोग आगे करेंगे। किसी को कोई और डाउट है? अच्छा। तो इसको आगे लेके चलते हैं। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इस केस में क्या होगा कि जो यूनिट सेल है इसके पास जितने भी एटम्स होंगे वो सारे कॉर्नर्स पे होंगे। तुम्हें दिख रहा होगा सारे जो एटम्स है वो कहाँ पे है? कॉर्नर्स पे है। तो सिंस फिर से दिखाता हूँ मैं इसे। तो ये सब पे एक एक एटम था, तो 8 पे हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या बनेगा, एक यूनिट सेल मिलेगा जिसमें वो एक 1/8 आएगा। ठीक है, अब इसमें दिखाया गया कि कैसे 1/8 को हम लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो हमारा कितना आता है, एक ही एटम आता है। ठीक है, सो 1/8 होता है, 1/8 को 1/8 से 8 कॉर्नर्स हैं और उसको 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो एक सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, एक ही एटम होता है। तो उसने दिखाया कि कैसे 1/8 है और सारे 1/8 को जोड़ देंगे तो सिर्फ एक ही एटम आएगा। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड भी इसी तरीके से दिखाएंगे वो लोग। तो इसमें दिख रहा होगा तुम्हें कि 8 कितने कहाँ पे है, 8 कॉर्नर्स पे है और एक एटम कहाँ है, बीच में है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे चल रहा है ये। तो सब जगह से काट दे, ये इमेज मैंने तुम्हें कल भी दिखाई थी। अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, एक एटम। एक एटम तो ये हो जाएगा पूरा, तो एक एटम ये हो गया, और एक बॉडी सेंटर वाला किसी से शेयर नहीं होता तो वो एक एटम हो गया। तो ओवरऑल कितने हो गए, 2 एटम पर यूनिट सेल हो गए हमारे बीसीसी में। तो 8 कॉर्नर से और हर एक एटम कितना देता है, 1/8 देता है, तो टोटल कितना हो गया, 1 हो गया। और बॉडी सेंटर वाले किसी से शेयर नहीं होता, वो भी कितना हो गया, 1 एटम। टोटल एटम कितने हो गए, 2। इसको मैं आगे करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 आएंगे, कैसे आएंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। तो फेस सेंटर्ड में पहले 8 कॉर्नर्स पे होते हैं और 6 फेसेस हैं, और हर फेस पे क्या होगा, एक एक एटम होगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा 4 लेफ्ट और राइट साइड पे, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब इसको ये इसने बड़ा करके दिखाया, और इसमें से फिर ये काट देगा कि ये 8 से शेयर होगा, मतलब 8 यूनिट सेल आसपास है तो उधर हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो जो कॉर्नर्स वाले हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे, एक एटम तो वो हो जाएगा, ये एटम हो गया साइड में। और ये हाफ हाफ है तो हाफ हाफ मिलके एक एटम बनाएगा, तो इनको हाफ हाफ को मल्टीप्लाई वो ऐड करेंगे, और 3 कौन से आ गए, ये आ गए। एक हमारे पास पहले था और एक अब हो गया, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। किसी को कोई डाउट इधर? तो आई होप समझ में आ ही रहा होगा कि 8 कॉर्नर्स हैं, 1/8। यहाँ पे टोटल दिखा रहे हैं सर। हाँ हाँ, बोलो।
टोटल 4 दिखा रहा है। बोले यहाँ पे टोटल दिखा रहे हैं। मतलब बोले यहाँ पे टोटल दिखा रहे हैं एकदम 3 + 1 8 4। हाँ 3 फेस के हो गए क्योंकि 6 थे, 6 फेसेस पे थे। एक से कितना आता है, आधा आता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/2, क्योंकि आधा ही शेयर होता है वो हमारे पास। तो 1/2 उधर हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ये जो वीडियो है इसका लिंक तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीपीटी में भी होगा, तो वहाँ से खोल के इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको दिखा देता हूँ, ये हो गया तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, सो हमें जो चीज़ याद रहनी चाहिए वो क्या है, सिंपल में वी हैव सिंपल और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमारे पास जो क्यूब होता है उसके कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, और एक एटम कितना से शेयर्ड होता है, 1/8 से होता है। सो 8 इंटू 1/8 विच इज इक्वल टू 1। तो सिंपल के पास एक होता है, बीसीसी के पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैसे, 8 इंटू 1/8, ये तो हो गए कॉर्नर्स पे, प्लस 1, ये क्या होगा बॉडी के सेंटर में। बॉडी के जो सेंटर में होता है वो किसी और से शेयर नहीं होता है। एफसीसी का अगर हम लोग देखें तो एफसीसी में क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और उसमें 6 फेसेस में जो फेस पे होता है एटम, वो कितने से, अगर ये फेस पे एटम है तो वो आधा इधर जाएगा, आधा इधर, और आधा यहाँ पे जो यूनिट सेल होगा उससे शेयर होगा। तो ये हो गए फेस वाले 6 फेसेस हैं, प्लस 8 इंटू 1/8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स पे भी एटम्स होते हैं, तो इनका कितना शेयर होता है, 1/8 ही शेयर होता है। तो ये कॉर्नर में लिख देता हूँ। ये कितना हो गया, 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4। तो ये टोटल कितना हो गया, 4। तो कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देते हैं। प्रिमिटिव के पास होते हैं 1, बीसीसी के पास 2, एफसीसी के पास 4, एंड ईसीसी के पास 2। एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दो, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। सर ईसीसी वाला बताइए। ईसीसी वाला फिर से बताओ। यस ईसीसी सर। कौन सा वाला पूछ रहे हो, एंड सेंटर्ड वाला पूछ रहे हो या एज सेंटर्ड वाला पूछ रहे ये एच सेंटर वाला। हो, एज सेंटर वाला। ठीक है, एज सेंटर वाला मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो दो है हमारे पास, एक है एंड सेंटर्ड, ठीक है, और एक हो गया हमारे पास एज सेंटर्ड। दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। एंड सेंटर्ड में 8 एटम्स होते हैं,
ऑन कॉर्नर, ठीक है, 8 ही कॉर्नर है, 8 एटम्स ऑन 8 कॉर्नर्स में लिख देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है, प्लस 2 एटम्स, 2 एटम्स होंगे ऑन 2 ऑपोजिट फेस। तो अगर मैं इसको बनाता हूँ, तो 8 एटम्स यहाँ पे हो गए, और किसी भी दो सेंटर पे, किसी भी दो फेजेस पे, और दोनों फेजेस कौन से होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो एक मैंने ले लिया ऊपर वाला, तो एक यहाँ पे, और एक ले लिया मैंने यहाँ वाला, ठीक है। तो यूनिट सेल एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, 8 कॉर्नर्स पे थे और वो कितना शेयर होंगे, 1/8, प्लस 2 फेसेस पे हैं और फेस वाला कितना शेयर होता है, 1/2। So which is equals to 1 plus 1 which is equals to 2 atoms per unit cell आ गया, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी पीछे मैंने ढंग से बताया नहीं था इसे, और फिर जब हम लोग एंड सेंटर करेंगे तो हो सकता है कि तुम कंफ्यूज हो। अब एज सेंटर में क्या है कि एटम्स कहाँ पे होंगे, एज पे होंगे, ऐसा कोई होता नहीं है बट हो सकता है कि एटम एज पे भी हो। तो जब वो एज पे होगा तो कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, हम लोग ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लियरली ले रहा हूँ कि मेरा जो एटम है वो एज पे है, यहाँ पे, ठीक, एस एच पे, एस एच पे ले लिया, ये भी एक एज है। वैसे है कितने एजेस हैं हमारे पास, 12 एजेस हैं, वी हैव 12 एजेस, ठीक है। नीचे की 4 ऊपर की 4 कितनी हो गई, 8 और 4, 1 2 3 4 ये वाले, ठीक है, तो 4 3 12 हो गए, तो 12 हमारे पास एजेस है, ठीक है। अब ये जो एज सेंटर्ड है वो 4 यूनिट सेल से डिवाइड होगा, कैसे होगा देखो। अब मैं यहाँ पे एक यूनिट सेल बनाता हूँ, ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, दो से शेयर हो गया, इसी के नीचे दो और होंगे, तो ये जो रेड वाला जो एटम है वो क्या हो रहा है, 4 के बीच में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। सो इसको मैं ले लेता हूँ ए, इसको ले लिया बी, इसको ले लिया सी, इसको ले लिया डी। तो ए के पास भी कितना है, एक एटम, 4 यूनिट सेल, मैं ऐसे लिखता हूँ 4 यूनिट सेल शेयर कर रहा है एक एटम, ठीक है। तो एक यूनिट सेल के पास कितना होगा, 1/4 एटम, ठीक है, तो 1/4 एटम आ जाएगा। तो अगर मैं एक यूनिट सेल अलग करता हूँ तो उसके पास कितना आएगा, 1/4, एक चौथाई आ जाएगा उसके पास, ठीक है। तो अब मैं इसको अलग करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे था तो उसके पास कितना ऑप्शन, कितना आएगा, सिर्फ इतना एटम पड़ा होगा, ठीक है। तो ये स्फेयर है, इसको तुम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है, 1/4 इधर, 1/4 इधर, 1/4 इधर, 1/4 इधर, सो 1/4 इसमें हमारे पास इतना बचेगा, ठीक है। सो एंड सेंटर्ड पे, मतलब एज सेंटर्ड पे जो भी एटम होता है इट इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल, एक स्फेयर है जो 4 में डिवाइड हो रहा है, तो ईच एटम हैव, ईच यूनिट सेल हैव 1/4 एटम,
हाँ अंजलि, क्लियर हुआ ये? हाँ यस सर। हो गया, ठीक है। किसी को कोई और डाउट है तो बताओ, मैं जल्दी से बता दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, हम लोग बस समझ लेते हैं कि 8 × 1/8 ये हो गया, लेकिन कैसे क्यों हुआ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम विजुअलाइज नहीं कर पाओगे चीज़ों को कि यूनिट सेल ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। अभी ये पॉइंट है कि अगर तुम विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दोगे, मॉलिक्यूल्स कैसे दिखते हैं, क्यूब कैसा दिखता है, और वो रियलिटी में किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो आगे जाके तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। रितिका ने प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। मुझे जाना पड़ेगा। रितिका प्रेजेंट मत करो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। दिख रहा है सबको स्क्रीन? चलें आगे? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के बेसिस पे कि कौन कितना शेयर करता है, एटम कहाँ कहाँ पे पॉसिबली हो सकता है। तो एटम हो सकता है कॉर्नर पे, कंट्रीब्यूशन 1/8। एटम हो सकते हैं फेस पे, कंट्रीब्यूशन इज 1/2। एटम हो सकते हैं बॉडी के बीच में, कंट्रीब्यूशन होगा कंप्लीट 1। और हो सकते हैं एजेस पे, तब कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4। ठीक है। तो अब इसे समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई सजेस्ट यू कि मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगा तो एक बार उसको देख लेना, और जो मैंने वीडियो तुम्हें अभी दिखाई है उसको तुम खुद एक बार अच्छे से देखना, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा उसको। ठीक है। सो ओवरऑल वी हैव 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, जो मैंने तुम्हें बताया था, CROM, क्रोम करके तुम याद रख सकते हो, नीचे हेक्सागोनल होता है। ठीक है। सो C stands for cubic, R stands for rhombohedral, O stands for orthorhombic, M stands for monoclinic, Tri stands for triclinic, T stands for tetragonal, and H stands for hexagonal. So overall we have 7 crystal systems. ठीक है। तो 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अब इनमें एटम्स कितने कितने तरीके से अरेंज होते हैं वो देता है हमें 14 ब्रेविस लेटर्स। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये क्यूबिक है। क्यूबिक में जो क्यूब है, तो ऑब्वियसली क्यूब कब होगा, जब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, तीनों जब इक्वल होते हैं तभी हमारे पास क्यूब बनता है। और क्यूब के क्या होते हैं, सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो तुम्हें दिखा रखा है कि ए, बी और सी सब ए के इक्वल है, और इनके जो एंगल्स हैं वो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, तीनों एंगल भी क्या है, इक्वल है। जब इन सबको इक्वल कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, एक क्यूबिक ज्योमेट्री बन के आती है। ओके। सो टेट्रागोनल में भी तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो ए है, इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है। ठीक है, मुझे इस तरीके से याद है तो मैं वैसे बता दूंगा। ठीक है। तो ये 7 तरीके के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनको कैसे समझना है वो मैं एक एक करके तुम्हें समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, तुम्हें क्यूबिक बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। क्यूबिक सबसे कॉमन है। एक ऑर्थोरोम्बिक है जो सबसे कॉमन है, विच इज़ अ मैच बॉक्स। ठीक है, माचिस का जो डब्बा होता है वो इसी तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे वो होता है जलाने के लिए, और इसको अगर खोलोगे तो इसके अंदर मैच बॉक्स ऐसे निकलता है। ठीक है। तो ये जो मैच बॉक्स है तो वो क्या है, इस तरीके का है, जिस ज्योमेट्री क्या है, ये ऑर्थोरोम्बिक है। मतलब इसमें से तीनों साइड्स क्या हैं, एकदम अलग हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो अगर तुम्हारे पास मैच बॉक्स है तो देखना, उसको मेजर करके देखना स्केल से कि तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती है, तीनों साइड्स एकदम अलग होती है।
लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन एंगल क्या है, सारे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो वो उतना ही आता है, ठीक है। जैसे सीपीयू होता है वो भी इसी टाइप का होता है। ओके, नेक्स्ट इज हेक्सागोनल, जो सबसे कॉमन है। हेक्सागोनल कैसा है, हेक्सागन बना हुआ है। हेक्सागन कैसा होता है, जैसे बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। तो हेक्सागन बना है तो ये इस तरीके का होगा। और अगर हेक्सागन बना है तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का। तो हमें ये याद रखना है कि हेक्सागोनल इज द ओनली क्रिस्टल सिस्टम में से एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें से एक का एंगल 120 डिग्री है। बाकी किसी का नहीं पता, लेकिन हेक्सागोनल का जो एंगल है ये वाला, अंदर का तो 60 होगा, बाहर का क्या होगा, 120 होता है। क्लियर। तो तुम्हें यहाँ से चार चीज़ें बहुत आराम से याद हो जाएंगी अभी। एक तो क्यूबिक, क्यूबिक का क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा विच इज इक्वल्स टू 90। क्यूबिक ये होता है। ऑर्थोरोम्बिक, ये मैं इसलिए याद रख करा रहा हूँ कि ये वाइवा में या कई बार एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत आराम से पूछा जाता है कि मैच बॉक्स वाली कौन सी शेप होती है या कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है, तो वो होता है ऑर्थोरोम्बिक। So A is not equal to B is not equal to C and alpha is equals to beta is equals to gamma which is equals to 90 degree। ये दो हमें क्लियर है, ठीक है। इसके बाद इसमें से हेक्सागोनल हमें याद रहेगा कि हेक्सागन बना रहा है और उसका एक एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होता है। तो इसमें से ये चीज़ हमें याद रहेगी कि अगर किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में एंगल 120 है तो वो हेक्सागोनल ही होगा और कोई सा नहीं होगा। और लास्ट इज ट्राई क्लीनिंग, जो तुम्हें आराम से याद हो सकता है, देखने में तुम्हें याद नहीं होगा, बट इसमें क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। देखो माचिस के डिब्बे जैसे जैसे ये है वैसे ही ये है, ठीक है। इसमें तीनों साइड्स एक दूसरे इक्वल नहीं होती। और बेस्ट पार्ट क्या है, ना ही अल्फा बीटा के इक्वल होता है, ना ही वो गामा के इक्वल होता है, और ना ही वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो हर जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोस्ट असिमेट्रिक शेप है। सबसे खराब शेप यही है, खराब नहीं बोलेंगे, मतलब मोस्ट असिमेट्रिक। इसका कुछ भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, ना ही ए बी के इक्वल होगा, बी सी के इक्वल भी नहीं होगा, और इसके जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं, जो एंगल्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो 7 में से 4 याद हो गए, कितने बचे, 3 बचे। तो उनको याद करना बहुत आसान है। अभी मैं पहले तुम्हें दिखा देता हूँ, ये वीडियो है, तो ये वीडियो देखने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो भी मैं लिंक में दे दूंगा, तो इसको जाके खुद भी एक बार चेक कर लेना क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, कौन कौन से हैं। पहला यहाँ पे तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक, ठीक है। तो क्यूबिक है, तो क्यूबिक में क्या होगा, क्यूब होगा, और क्यूब के कॉर्नर्स पे क्या होगा, एक एक एटम होगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये घूमते हुए, ये कौन सा है, क्यूबिक है, ठीक है। अब जो सिंपल क्यूबिक होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है सिंपल क्यूबिक, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, और एक होता है फेस सेंटर्ड। ये तुम्हें तीनों तरीके के दिखाएगा। ये हो गया तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड, मतलब बॉडी के बीच में एक एटम है, ये वाला तुम्हें दिख ही रहा होगा, ये वाला, ठीक है। और 8 कॉर्नर्स पे हैं, और बॉडी के बीच में एक है। ये वाला आ गया तुम्हारा फेस सेंटर। तो तुम देख सकते हो 8 कॉर्नर्स पे तो है, साथ में फेसेस पे भी है, एक इधर, एक इधर, इधर इधर, देख घुमा के दिखाएगा वो तुम्हें, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि सारे फेसेस पे एक एक एटम है, 1 2 3 4 ऊपर और नीचे। इसने तुम्हें पूरा चारों डायरेक्शन में दिखाया। तो यहाँ पे अब ये तुम्हें क्यूब का बता रहा है कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, मतलब इसने a1 a2 a3 लिया है, हम लोग a b c लेते हैं। तो a किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा, b किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। तो तीनों जो साइड्स हैं वो
एक दूसरे के इक्वल होंगी, ऑब्वियसली क्यूब है तो होगी। और जो भी एंगल्स हैं इसने सबको अल्फा लिया है क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल हैं, तो सबको अल्फा लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अल्फा बीटा गामा ले रखे हैं। तो अल्फा बीटा गामा जो तीनों एंगल होंगे वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे और वो एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट आ गया तुम्हें हेक्सागोनल, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा हेक्सागोनल। सो दिस इज योर हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में पूरा एक हेक्सागन बना हुआ है, दिख रहा होगा, हेक्सागन बना हुआ है और बीच में एक एटम है, ठीक है। इन चार को जब हम लोग ले लेते हैं तो एक यूनिट सेल बन जाता है। हेक्सागन में क्या होता है, ए और बी इक्वल होते हैं लेकिन वो सी के इक्वल नहीं होते, तो इसमें दो साइड्स इक्वल हैं और एक साइड इक्वल नहीं है। अल्फा और जो बीटा होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, लेकिन गामा 120 डिग्री के इक्वल होगा। इसने अल्फा बीटा ले रखा है, दो ही एंगल लिया है, हमारे पास तीन एंगल है अल्फा बीटा गामा, तो हम लोग बोलेंगे अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं और जो गामा है वो 120 के इक्वल है। तो तुम्हें पता ही है कि अगर हेक्सागोनल है तो हेक्सागन बनेगा। हेक्सागन कैसा स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसमें से एक एंगल क्या होता है, 120 डिग्री का होता है। तो तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि एक एंगल 120 का है, बाकी दोनों 90 के ही होते हैं और इसमें से दो साइड्स इक्वल होंगी, अल्फा सॉरी ए और बी इक्वल होंगे, सी इक्वल नहीं होगा। अब बहुत परेशानी होगी इसको याद करने के लिए, लेकिन याद करने के लिए भी एक ट्रिक है, बहुत आराम से याद हो जाएगा। 3-4 बार तुम लिख के देखोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो वो मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगा, पहले अभी तुम ये देख लो। नेक्स्ट इज सिंपल मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक क्या है, इस तरीके का बना रखा है, सिंपल ही है ये वाला, सिंपल। हाँ, दूसरा चीज़, हेक्सागोनल जो होता है ना वो एक ही टाइप का होता है, उसके दो या तीन टाइप नहीं होते, एक ही टाइप होता है। क्यूबिक के तीन होते हैं और हेक्सागोनल का एक ही होता है। ये मोनोक्लिनिक है, इसका कोई भी एंगल तुम्हें 90 डिग्री के इक्वल नहीं दिख रहा होगा, तो कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो ये दो तरीके का होता है, एक बेस सेंटर्ड होता है, बेस सेंटर्ड को एंड सेंटर्ड भी बोल सकते हैं। तो मोनोक्लिनिक क्या होता है, बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड भी होता है। दो ही टाइप होंगे, एक सिंपल और एक एंड सेंटर्ड। इसमें क्या होता है, ना ए बी सी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन दो एंगल है 90 डिग्री के इक्वल है और तीसरा एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो आई गेस जो मुझे दिख रहा था वो टेढ़ा वाला दिख रहा था, वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, बट नीचे के बेस के जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट इज सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। सो ऑर्थोरोम्बिक एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है जहाँ पे जिसके चार तरीके के वो होते हैं, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक कौन सा है, मैच बॉक्स वाला है और इसके चार टाइप होंगे, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर। तो ये आ गया बॉडी सेंटर जो कि घूम रहा है, ये बेस सेंटर्ड है, बेस पे एक ऊपर और एक नीचे एटम दिख रहा है हमें। द नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड, हर फेस के ऊपर क्या है, एक एटम है, ठीक है। इसको तुम एक बार वीडियो खुद देखोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चलने में थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे अपने लैपटॉप पे सही दिख रहा है लेकिन फ़ोन में बहुत रुक रुक के दिख रहा है, ठीक है। सो तुम इसको एक बार खुद अच्छे से देखना तो तुम्हें अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल इस तरीके का होता है, इसमें सारे एजेस इक्वल होते हैं लेकिन जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री इक्वल नहीं होते हैं। दिस इज योर टेट्रागोनल। ये दो टाइप का होता है, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। और लास्ट इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का कुछ भी इक्वल नहीं होता, मोस्ट असिमेट्रिक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे याद कैसे करना है और इसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो देखो ये ग्रुप है, क्रिस्टल क्लासेस हैं, इनके एक्सियल डिस्टेंसेस दे रखा है, एंगल दे रखा है, इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और कितने टाइप होते हैं वो दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो क्यूबिक है, इसके कितने टाइप्स हैं, तीन।
टेट्रागोनल के दो होते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक के कितने होते हैं? 4। ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल का एक होता है, इसका एक होगा, इसके दो होते हैं और इसका एक होता है। टोटल कितने होगा? 14। और ये हमारे क्या है? 14 ब्रेविस लैटिस है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको मुझे याद कैसे करना है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया है। तो पहले हम लोग लिखेंगे CROM। ठीक है, तो C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, R स्टैंड फॉर रोम्बो हेड्रल, O stands for orthorhombic, M stands for monoclinic, TRI stands for triclinic, T stands for tetragonal, H stands for hexagonal। ठीक है, अब क्या करना है? इनका तीन तीन दो दो तीन और दो का सेट बनाना है। ठीक है, ये दो अलग है, ये तीन अलग है और ये दो अलग है। ठीक है, तो इतना क्या करना है? CR को अलग करना है, OM TRI को अलग और TH को अलग। अब यहाँ पे एजेस हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल्स। तो इसमें जो पहला वाला है A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C होगा। तो ग्रुप 1 में से जो पहला वाला है वो A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, दूसरा वाला भी A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर जितने भी हैं दोनों के एजेस क्या होंगे? A इक्वल टू B इक्वल टू C। ऑर्थोरोम्बिक में ये होता है, तो इसका भी क्या होगा? ऐसा ही होगा। और ट्राइक्लिनिक में भी क्या होता है? यही होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? A इज इक्वल टू B विच इज नॉट इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B विच इज नॉट इक्वल टू C। सिंपल दिख रहा होगा तुम्हें, बहुत सिंपल है ये लिखना। पहले वाले के क्या होंगे? सारे इक्वल होंगे, दूसरे वाले के कोई भी इक्वल नहीं होगा और तीसरे वाले का दो इक्वल होंगे और तीसरा इक्वल नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल मेथड टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। इनके नाम लिखना है, इसको याद करना है। CROM क्रोम तो तुम याद ही रख सकते हो, इन 3 को याद रखना है। ठीक है, ये तुम याद कर ही लोगे। C stands for cubic, R stands for rhombohedral, O stands for orthorhombic, M stands for monoclinic, Tri stands for triclinic, T stands for tetragonal, H stands for hexagonal। ठीक है, अब एंगल्स में क्या है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका पहला वाला देखो, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा विच इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका भी क्या है? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो ये 3 ग्रुप्स है ना, तो 3 ग्रुप में से जो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट ये वाला, इसका फर्स्ट ये वाला और इसका फर्स्ट ये वाला, इनके जो एंगल्स है ना वो सारे 90 डिग्री के इक्वल है। ओके, और ट्राइक्लिनिक तुम्हें पता है कि इट्स द मोस्ट असिमेट्रिक। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है? मोस्ट असिमेट्रिक है। इसको छोड़ दे, तो ये एक अलग केस बन गया। ठीक है, मोस्ट असिमेट्रिक। अब इनका बचा, तो इसमें क्या है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज नॉट इक्वल टू गामा। इधर भी क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज नॉट इक्वल टू गामा। और इधर भी क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हेक्सागोनल है तो 120 आएगा। ठीक है, तो वही 120 लिखना है। और यहाँ पे क्या होगा? अल्फा बीटा दो इक्वल होंगे और एक गामा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक में। रोम्बोहेड्रल का है तो इसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये भी इक्वल ही होता है।
तो यहाँ तुम्हें ये याद रखना है, इधर भी मैंने बनाए रखा ना, इस वाले को ये लिखना है, इसमें थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा इक्वल है और गामा के इक्वल नहीं है, और वो 90 डिग्री, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ अल्फा इज 90 डिग्री विच इज नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे भी इक्वल है, और ये भी 90 डिग्री के इक्वल होता है, और गामा अलग होता है, और यहाँ पे गामा 120 है, तो ये दोनों सेम बन जाते हैं, और बस ये वाला थोड़ा सा अलग है, इनके तीनों एंगल इक्वल हैं, बस वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो मैं इसको फिर से लिख के दिखाता हूँ। तो A is equals to B is equals to C, A is not equal to B is not equal to C, A is not equal to B is not equal to C। ठीक है, तो ये तो आराम से हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 2। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका पहला ये वाला है 90 डिग्री, और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो यहाँ तक है ना, एकदम सही है, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, हेक्सागोनल है तो इसमें से एक एंगल 120 होता है, तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। अब ये वाला ट्राइक्लिनिक है, ये सबसे अलग होता है, मोस्ट असिमेट्रिक होता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ मोस्ट असिमेट्रिक। ठीक है, अब ये बचा, तो इसको मुझे लिखना है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एक ये हो गया मोनोक्लिनिक का। ठीक है, तो इसमें दो एंगल इक्वल थे, ये अलग था, इसमें भी दो एंगल इक्वल है, और ये वाला अलग है, और इधर क्या है, ये सारे इक्वल हैं बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो ऐसी 2-3 बार तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो ठीक है, फिर मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, तुम इस वीडियो को फिर से देख लेना, और जो यूट्यूब के जो लिंक्स है ना, वो दोनों वीडियो तुम ज़रूर देख लेना अच्छे से आवाज़ के साथ, तो तुम शायद तुम्हें अच्छे से और अच्छे से समझ में आए। उसको देख लो, उसके बाद कल मुझे बताना अगर कहीं कोई डाउट है तो। ठीक है, कल सर, कल तो छुट्टी है वैसे, मतलब मंडे को। मंडे को। हाँ।